अब देखते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा के क्या क्या कार्य हैं। मेडुला ऑब्लोंगाटा बच्चों, मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है वो पोन्स वेरुलाई के निचले हिस्से में पाए जाते हैं, यानी ये ब्रेन का सबसे निचला हिस्सा है। तो यह पोन्स वेरुलाई के निचले हिस्से में पाए जाते हैं। पोन्स वेरुलाई के निचले हिस्से में पाए जाते हैं। और इसका जो निचला हिस्सा है वो अगर आप देखो तो वो न्यूरोसिल के द्वारा कनेक्ट होगा और ये स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है, यानी मेडुला ऑब्लोंगाटा स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा भी होता है। और इस हिस्से को देखें तो ये हिस्सा मेडुला ऑब्लोंगाटा का है और ये ब्रेन का सबसे निचला हिस्सा है। और ये जो है ये गर्दन जो है हमारा नेक रीजन इसके ऊपर इस जगह पे है। और अगर इस जगह पे किसी कारण से चोट लग जाए, लाठी से कोई मार दे या एक्सीडेंट के द्वारा इस जगह पे चोट लग जाए, गिर जाए, तो हमारे जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, हम या कह सकते हैं कि कई सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो रुक जाता है और रुकने पे इंसानों की मौत भी हो सकता है। इसलिए मेडुला ऑब्लोंगाटा हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मेडुला ऑब्लोंगाटा जो होता है ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ऐसा यानी इस प्रकार का एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है और ये इस प्रकार ढोलक जैसा सिलेंड्रिकल होता है। और इसका जो बीच का क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र है, ये हॉलो होता है, खोखला होता है, यानी हॉलो यानी ये खोखला होता है, यानी ये पूरी तरह से सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है। अभी पोन्स को देख रहे थे वो सॉलिड है, सेरिबेलम पूर्ण रूप से बना हुआ है, सॉलिड है, लेकिन मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है वो पूर्ण रूप से सॉलिड रूप में नहीं है। अब देखें तो ये जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो ये इस क्षेत्र में पाए जाते हैं और इसमें तमाम तरह के नर्व इसमें आकर जुड़ते हैं, सेंसरी, मोटर, मिक्स प्रकार के, और ये हमारे शरीर के विभिन्न अंग तंत्रों के कार्यों को नियंत्रित कर सकता है। जैसे इसके अगर हम कार्य की बात करें तो ये मुख्य रूप से हमारे मुख्य कार्यों को नियंत्रित करते हैं रिफ्लेक्स के फॉर्म में, जैसे कार्डियक एक्टिविटी यानी हृदय के कार्य, और हृदय के जो कार्य है और रिफ्लेक्स के रूप में ये उस कार्य को नियंत्रित कर सकता है, यानी कार्डियक रिफ्लेक्स में इसका बहुत बड़ा रोल है। दूसरा रेस्पिरेशन यानी श्वसन की क्रिया में इस बहुत बड़ा भूमिका है और श्वसन को ये नियंत्रित कर सकता है। मैं पोन्स की बात कर रहा था वो ब्रीदिंग के लिए है, श्वास लेना श्वास छोड़ना, लेकिन श्वसन संबंधी जो कार्य हैं उसमें मेडुला ऑब्लोंगाटा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और तीसरी बात करें तो ये हमारा गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स में मदद करता है, यानी हमारे पाचन के जो क्रिया होती है उस क्रिया में भी ये मदद करता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, दूसरे तरह के जो भी बॉडी में फिजियोलॉजिकल जो फंक्शंस होते हैं और भी बहुत सारे अंग में, उन फंक्शंस को ये नियंत्रित कर सकता है और वो सारे फंक्शंस इसके आधार पे नियंत्रित होकर कार्य करते हैं। तो हमारे शरीर की जो भी अंग तंत्र है, मुख्य अंग है, जैसे हार्ट है, लंग है, लीवर है, ये सब के इसका रोल है, क्योंकि गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स लीवर और आमाशय के रूप में होगा। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के रूप में जो भी बॉडी की आवश्यकता है उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। तो ये इन कार्यों में बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड रूप में कार्य करता है। और अगर हम देखें तो ये कुछ प्रकार के रिफ्लेक्स एक्शन के कार्यों में भी ये मदद करता है, और ये त्वरित रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, जैसे छींकना, कोई छींक रहा है तो छींकना भी एक प्रकार का रिफ्लेक्स एक्शन, तो डायरेक्ट नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल नहीं हो रहा है, लेकिन एक प्रकार का प्रत्यावर्ती क्रिया है। रिफ्लेक्स एक्शन का वो प्रत्यावर्ती रूप है जिस रूप में ये काफ़ी तीव्र गति से होता है और पूरा शरीर का फोर्स उसमें लग जाता है। तो छींकना, खांसना, उबासी लेना,
उबासी लेना, भोजन को निगलना, भोजन को निगलना, ये सभी कार्य हैं। इसके अलावा कभी कभी पाचन क्रिया में प्रॉब्लम हो जाए तो हो सकता है कि भोजन को ऑपोजिट डायरेक्शन में आउट होना हो, तो एक प्रकार की क्रिया होती है और इस क्रिया में मसल्स के एक्टिविटी को तोड़ता हुआ ये फूड बाहर आता है, जिसे वोमिटिंग कहते हैं। यानी उल्टी की क्रिया वोमिटिंग में ये मदद करता है, वोमिटिंग की क्रिया को उद्दीपित करता है। तो ये जो कार्य होते हैं ये सभी कार्य मेडुला के द्वारा नियंत्रित होते हैं और मेडुला का ये कार्य क्षेत्र है। तो आपने देखा कि मेडुला जो होता है पोन्स वेरुलाई के निचले से पाए जाते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। हाँ, एक बात और देख लें कि मेडुला जो होता है ये पोन्स वेरुलाई इसके ऊपर होते हैं और इसके नीचे होते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड में आप लोग जैसे कि पढ़ोगे तो देखोगे कि स्पाइनल कॉर्ड के बाहर होता है श्वेत द्रव्य और अंदर होता है धूसर द्रव्य, यानी ब्रेन के स्ट्रक्चर के ऑपोजिट। जबकि ब्रेन में बाहर होता है धूसर द्रव्य और अंदर होता है श्वेत द्रव्य, यानी बाहर होगा धूसर द्रव्य और अंदर होगा श्वेत द्रव्य। और इसमें होगा बाहर की तरफ, इसके बाहर में श्वेत द्रव्य पाए जाएंगे, यानी मेडुला ऑब्लोंगाटा के बाहर की तरफ श्वेत द्रव्य और अंदर की तरफ धूसर द्रव्य। यानी यहां पर व्हाइट मैटर बाहर की तरफ और अंदर की तरफ इसमें ग्रे मैटर होगा, ग्रे मैटर पाए जाएंगे। इसी तरह से कुछ इससे जो पोन्स के होते हैं, पोन्स के भी कुछ क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि इसी तरह का संरचना होता है पोन्स में भी। पोन्स में बाहर की तरफ व्हाइट मैटर और अंदर की तरफ ग्रे मैटर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से कुछ क्षेत्रों में ऐसा होता है जो ब्रेन के संरचनात्मक रूप से थोड़ा भिन्न है। तो ये था मेडुला ऑब्लोंगाटा का क्रम और उसके कार्य। स्टूडेंट्स, अब मैं बात करता हूं इस सेरिबैलम की। ये सेरिबैलम वास्तव में कैसा होता है? तो थर्ड पार्ट सेरिबैलम अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क जो होता है ये हमारे ब्रेन का छोटा ब्रेन कहलाता है, यानी ब्रेन का एक स्मॉल पार्ट, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किस प्रकार के होते हैं देखिए, सेरिबैलम जो होते हैं ये 3 लोब के बने होते हैं। इसमें 3 लोब पाए जाते हैं, 3 पिंड। 2 लैटरल लोब, 2 लैटरल लोब प्लस 1 वर्मिस नाम की एक संरचना होता है, एक वर्मिस। और ये 3 लोब के होते हैं। ये देखने में बटरफ्लाई जैसा होता है, जैसे ये संरचना है, ये बीच का क्षेत्र है वर्मिस का, तो ये वर्मिस हो गया। इसमें 9 खंड होंगे, 9 सेगमेंट होगा, फिक्स होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 5 6 7 8 और 9, यानी वर्मिस 9 खंड के बने होते हैं। यानी वर्मिस जो होते हैं इसमें 9 खंड या 9 सेगमेंट पाए जाते हैं। 9 खंड या 9 सेगमेंट इसमें पाए जाते हैं। वर्मिस ये है तो इसे वर्मिस कहते हैं। और वर्मिस बीचों बीच होगा। जब इसको लैटरली काटा गया तो इसके बाहर में एक ऐसा संरचना दिख रहा है जिसे लैटरल लोब कह रहे हैं। और इस लैटरल लोब में इस प्रकार से संरचनाएं पाए जाते हैं। इस लैटरल लोब में इस प्रकार के संरचनाएं पाए जाते हैं और यहाँ से 2 नलिकाएं नीचे की तरफ निकलती है इधर, और ये जाकर के इस प्रकार के फैले हुए संरचना में खत्म होती हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें ये जो है संरचना इसे फ्लैकेंडुलर बोलते हैं, फ्लॉकेंडुलर, और इसे फ्लॉक्यूल्स कहते हैं। फ्लॉक्यूल्स कहते हैं, 2 नाम हैं। ये
लेफ्ट सेरिबेलम का पार्ट है, तो लेफ्ट सेरिबेलम, और इसे राइट सेरिबेलम कहते हैं। लेफ्ट और राइट सेरिबेलम, और दोनों को लैटरल लोब कहते हैं। तो लैटरल लोब में एक हो गया लेफ्ट सेरिबेलम का पार्ट और दूसरा हो गया राइट सेरिबेलम का पार्ट। तो दो हिस्सों में ये बटा हुआ है और इन दोनों में ये संरचनात्मक कड़ी है। इसके बाहर आपको पता ही है धूसर द्रव्य पाए जाते हैं और अंदर श्वेत द्रव्य होते हैं। लेकिन इस संरचना को अगर इस रूप में आप देखो तो इस संरचना में इस रूप में देखने पर आपको, इसी को मैंने इस प्रकार से लैटरली काट करके खोल के दिखाया है, तो ये फैले हुए रूप में दिख रहे हैं वृक्ष के समान। और ये बाहर का क्षेत्र है, यानी बाहर के क्षेत्र को आप जानते हो, उसके चारों तरफ जो क्षेत्र है इसे सेरिबेलम है, तो सेरिबेलर कॉर्टेक्स कहते हैं। तो ये बाहर का क्षेत्र सेरिबेलर कॉर्टेक्स, ये भी क्षेत्र सेरिबेलर कॉर्टेक्स का है। और ये जो क्षेत्र आप देख रहे हो ये क्षेत्र आंतरिक हिस्से हैं। तो बाहर के क्षेत्र में कौन सा द्रव्य होगा, तो इसमें होगा ग्रे मैटर। ये पोन्स और मेडुला की तरह नहीं है, वो अपोजिट रूप में नहीं, ये ब्रेन के जैसा ही है। तो बाहर ग्रे मैटर और अंदर कैसा होगा, तो अंदर होगा वाइट मैटर। तो वाइट मैटर जो होगा, श्वेत द्रव्य जो होगा वो अंदर होगा और बाहर होगा वो होगा ग्रे मैटर, धूसर द्रव्य। तो धूसर द्रव्य जो होगा वो बाहर की तरफ होगा। और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो देख रहे हो ये लैटरल व्यू ऑफ सेरिब्रम का है। तो ये लैटरल व्यू ऑफ सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क का लैटरल व्यू है। इसे अगर हम देखें तो इसके जो पार्ट हैं, इस पार्ट को ही मैंने वहाँ पर दिखाया है और इस पार्ट के मध्य में वर्मिस है। ये आपको पता चला कि इसके बीच के क्षेत्र को वर्मिस कहते हैं, यानी इसका जो मध्य क्षेत्र है ये वर्मिस है और वर्मिस वास्तव में एक पिंड है और इधर दो पिंड और हैं। तो एक पिंड ये, तो दो पिंड हो गया और एक ये, तीन हो गया। तो इसमें तीन लोब पाए जाते हैं, यानी तीन लोब जो होते हैं उस डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा है। और वर्मिस जो होते हैं वो 9 छोटे छोटे खंडों के बने होते हैं और इसके दोनों साइड में लेफ्ट और राइट सेरिबेलम पाए जाते हैं। इसी को सेरिबेलर हेमिस्फीयर भी आप कह सकते हो, सेरिबेलर हेमिस्फीयर भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आपका सेरिब्रम की बात कर रहे थे कि राइट और लेफ्ट सेरिब्रम, और सेरिब्रम को सेरिबेलम के रूप में हेमिस्फीयर कहते हैं, वैसे ही यहाँ पर इसको सेरिबेलर हेमिस्फीयर के रूप में नाम देते हैं। और बाह्य क्षेत्र जो होता है कॉर्टेक्स का क्षेत्र होता है और बीच में इस प्रकार के वृक्षनुमा संरचना देखे जाते हैं और इस वृक्षनुमा संरचना को यहाँ पर कहते हैं आर्बोरबाइटी, प्राण वृक्ष। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ इस लेक्चर के शुरुआत में कि जब इसमें धूसर द्रव्य के बीच में श्वेत द्रव्य वृक्ष के समान उभरे हुए संरचना में दिखाई देंगे, ट्री के समान, वृक्ष के समान उभरे हुए दिखाई देंगे, तो इसे आर्बोरबाइटी या प्राण वृक्ष कहेंगे। ये हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन को नियंत्रित करेगा, नॉर्मलाइज करेगा और हम जिंदा रहने के लिए तमाम तरह के बेसल मेटाबॉलिक रेट से लेकर के तमाम तरह के कार्यों को ये संतुलित अवस्था में बनाए रखेगा। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इस स्ट्रक्चर्स में आप उसी के हिस्से को देख रहे हो और ये हिस्सा इसी का पार्ट है 3 लोब के रूप में। इसमें फ्लैकेंडुलर है और फ्लोक्यूल्स नामक संरचना है और इस संरचना को सेरिबेलम का स्ट्रक्चरल पार्ट कहते हैं। अब हम देखेंगे कि सेरिबेलम मुख्य रूप से किन किन कार्यों में भाग लेता है। अनुमस्तिष्क के कार्य, अब जो अनुमस्तिष्क आपने देखा उसके कार्य क्या क्या है, तो देखो बच्चों, हमारे कान में एक सिस्टम होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं कान के अंदर में। तो कान में से जो सेमी सर्कुलर कैनाल ये कान में पाए जाते हैं। ईयर में कई प्रकार के कैनाल होते हैं जो ध्वनि को सुनने में सपोर्ट करते हैं। तो सेमी सर्कुलर कैनाल, अर्धवृत्ताकार नाल इसको बोलते हैं,
अर्धवृत्ताकार नाल। जो अर्धवृत्ताकार नाल होता है ये कान में पाए जाते हैं और ये किस सिस्टम को डेवलप करता है? तो ऑडिटरी सिस्टम को डेवलप करता है। ऑडिटरी मतलब सुनने की क्षमता को डेवलप करता है, सुनने से संबंधित होता है। तो यहाँ से इस कैनाल से जो तंत्रिकाएं, ईयर वाले सिस्टम से जो तंत्रिकाएं आकर प्रवेश करेगा सेरिबैलम में, वो सुनने की क्रिया में जो नॉर्मल हम कह सकते हैं एकाग्रता, उससे संबंधित शब्दों को सुनकर उसके शब्दों का जो भी मर्म है या जो मीनिंग है उसे समझने में सपोर्ट करेगा। तो हमारा सुनने का काम तो टेम्पोरल लोब करेगा, कान से टेम्पोरल लोब में जाएगा तो हम सुन पाएंगे। लेकिन जब कभी भी सेमी सर्कुलर कैनाल से तंत्रिकाएं आती हैं तो ये जो तंत्रिकाएं होती हैं ये तंत्रिकाएं सीधे सीधे आकर प्रवेश करती हैं सेरिबैलम के रीजन में, और सेरिबैलम के रीजन में प्रवेश करने पर शब्दों को सुनकर उसे हम समझ पाते हैं। सुनने का काम वो तो कोई भी कर रहा है, सुनने का काम जो कॉमा में है वो इंसान भी कर रहा है और कॉमा में रहने वाले इंसान को भी सुनाई देता है। लेकिन इसमें सेरिबैलम उनको समझने में सपोर्ट करेगा। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक बार जयपुर के हॉस्पिटल में एक रिसर्च हुआ था कि एक छोटा बच्चा अलवर का छत से गिर गया और वो कॉमा में चला गया। कॉमा में जाने का मतलब है कि उसके शारीरिक अंग तंत्र तो काम कर रहे हैं लेकिन उसके द्वारा कोई फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो बाह्य रूप में होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए कॉमा में है। जिंदा है, कॉमा में है, उसे एडमिट कर दिया। अब इंसान कॉमा से कितने दिनों में बाहर आए कोई गारंटी नहीं। कॉमा जिस जगह पे जो लोगों को होता है, जिस जगह पे एडमिट रखे जाते हैं वहां पर कुछ माइक में साउंड गाना वाना चलता रहता है ताकि उसके कान में साउंड जाए और टेम्पोरल लोब ब्रेन तक जाता रहे और ब्रेन एक्टिवेट रहे। लेकिन अगर वो शब्दों को समझ जाए और वो शब्द कान से होता हुआ सेरिबैलम के हिस्से तक पहुंच जाए तो उस चीजों को वो आकर्षित रूप में सीख पाएगा, समझ पाएगा। फॉर एग्जाम्पल उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ डॉक्टर ने एक नया रिसर्च किया। उसके मम्मी को कहा कि तुम बच्चे को जिस नाम से पुकारते हो वो नाम बोलो, तो उसको रिकॉर्ड कर लिया। उसके पिताजी को बोलते हैं कि तुम जो इस नाम से बच्चे को बुलाते हो वैसे बोलो, और उसको रिकॉर्ड कर लिया और उसको चला दिया। वो बच्चा सोया हुआ है अकेला उस रूम पे, यानी कॉमा में है, कोई चेतना नहीं है उसमें, लेकिन उसके माइक के वो साउंड कान से टकरा के टेम्पोरल लोब में जा रहे थे। तो टेम्पोरल लोब में जाने के बाद जैसे वो सेरिबैलम में जाना शुरू हुआ, उस बच्चे में उस शब्द के प्रति एक विशेष प्रकार की संवेदना उत्पन्न हुआ। तो बच्चा उस शब्द के प्रति जैसे सेरिबैलम में शब्द संवेदना उत्पन्न हुआ, सिर्फ सुनने का ही नहीं, सुनने के साथ साथ संवेदी रूप सेरिबैलम उत्पन्न कर रहा है। जैसे उत्पन्न किया, वो बच्चे को लगा कि उसके माँ बाप उसे पुकार रहा है, तो उसका वो कॉमा से बहुत जल्द बाहर आ गया। 3 से 4 दिन में वो बच्चा कॉमा से बाहर आ गया और ये पहला ट्रीटमेंट था, जयपुर में सफल प्रयोग हुआ। तो हमारे साथ यह होता है कि जब हमारे नाम लेकर अपने को कोई बुलाता है तो एक अलग तरह का एक्टिविटी उस नाम के प्रति जग जाता है जो सेरिबैलम के द्वारा उत्पन्न होता है। सुनने का काम तो कान करेगा और कान के संवेदना टेम्पोरल लोब में जाएगा, लेकिन समझने वाला जो क्रिया है, जो सुनने के बाद जिसे हम समझ पाते हैं, वो सेरिबैलम के क्षेत्र में जाएगा। तो ये है सेरिबैलम का पहला कार्य कि सुने हुए चीज़ों को समझना, और उसमें फिर बाद में सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क काम करेगा, समझे हुए चीज़ों को कितने इस अच्छी तरह से उन बातों को हम रियलाइज कर रहे हैं, वो फिर बाद में सेरिब्रम करेगा। तो सेरिबैलम जो होता है ये ऑडिटरी सिस्टम को मजबूत करेगा, यानी ऑडिटरी सिस्टम जो होता है इस सिस्टम को मजबूत करेगा और इसके आधार पे सुने हुए शब्दों को हम समझ पाएंगे और समझने में सेरिबैलम पहला सपोर्ट करेगा और बाद में सपोर्ट करेगा सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क बाद में सपोर्ट करेगा। तो देखो क्या क्या काम हो रहा है। एक कान से होता हुआ अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क से होता हुआ प्रमस्तिष्क, इस प्रकार के ट्रायंगल बन रहा है और ये सब मिलजुल कर जब काम करते हैं तब हम किसी चीज़ को सीख पाते हैं। एक क्लास में एक टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, और जब बच्चे में वो भावना होगा कि शब्द को मुझे सीखना है और वो हजारों बच्चों में से उस टीचर के द्वारा कहे गए बातों को समझ रहा है, फिर घर पे जाके रिवाइज कर रहा है, फिर पढ़ रहा है, तो आंखों से भी काम कर रहा है, कान से भी सुन रहा है, फिर लिख रहा है, कई सारे कार्य कर रहा है, तो ज़्यादा सीख पाता है। तो सीखने की जो एक प्रवृत्ति होती है उसमें और सुनने की जो प्रवृत्ति होती है उस दोनों में ये सेरिबैलम सपोर्ट करेगा। दूसरा, सामान्य रूप से चलने की क्रिया,
चलने की क्रिया, इसका नियंत्रण ये करेगा। जैसे हम सामान्य रूप से चल रहे हैं तो चलने की क्रिया में तो ब्रेन के बहुत सारे पार्ट काम करेंगे, लेकिन ब्रेन के बहुत सारे पार्ट में से एक पार्ट सेरिबेलम भी है जो सामान्य चलने की क्रिया का नियंत्रण करेगा। फिर सोच समझकर बोलना, सोच समझकर बोलना, बोलने की जो क्रिया है उसमें सोचने समझने के बाद बोलना, यानी सेरिबेलम और सेरिब्रम दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों, ये सेरिब्रम है यानी प्रमस्तिष्क है, और सपोज कीजिए ये अनुमस्तिष्क है, तो अनुमस्तिष्क में जो फ्लैकेंडुलर लोब जो मैंने वहां नीचे बनाया है वो इसके साथ कनेक्टेड है ऐसे, और ये अनुमस्तिष्क का पार्ट है, तो ये अनुमस्तिष्क है और ये प्रमस्तिष्क का पार्ट है, दोनों से जुड़ा हुआ है, ये कनेक्टेड है। तो हम जो बोलेंगे वो सोच समझकर बोलेंगे और हमारी क्रिया बिल्कुल सही होगी और हम चलेंगे भी ठीक ठाक। लेकिन एक गड़बड़ी होता है, जैसे कुछ जगहों पे, जैसे सपोज करो कि किसी ने अल्कोहल यानी शराब पी लिया और ज़्यादा पी लिया, ज़्यादा शराब पीने के कारण उसका ये जो सेरिबेलम और सेरिब्रम के बीच में ये जो फ्लैकेंडुलर कनेक्शन है, ये कनेक्शन कट गया कुछ समय के लिए, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए, कुछ समय के लिए, जब तक नशा उसके शरीर में है और वो अल्कोहल उसके ब्लड से होता हुआ ब्रेन तक जा रहा है तब तक ये कनेक्शन कट गया। तो अब जो है उसके चलने की क्रिया सही नहीं रहेगा, अब वो लड़खड़ाएगा। तो शराबियों को आपने लड़खड़ाते हुए देखा होगा, तो शराब पीने के पश्चात सेरिबेलम प्रभावित होता है, जिस कारण व्यक्ति चलते समय, या सिंपल लिख दो, व्यक्ति लड़खड़ाकर चलता है, गिरता भी है, तो गिरेगा, चलेगा, पड़ेगा, क्योंकि उसके सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच में कुछ समय के लिए कनेक्शन नहीं है। दूसरा, ये था पहला, ये कई बार नीट में आ चुके हैं। तो यहाँ पर एक विशेष बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना, कि अगर पूछा जाए कि शराब पीने के बाद कौन से अंग सर्वाधिक प्रभावित होते हैं चलने की क्रिया के रूप में, तो सेरिबेलम। ऐसे तो किडनी भी खराब हो रहा है, लीवर भी खराब हो रहा है, लेकिन सबसे पहला तुरंत त्वरित प्रभाव शराब पीने के 5, 7, 10 मिनट के अंदर ही ये सेरिबेलम और सेरिबेलम के बीच में कनेक्शन कट जाएगा, और जब प्रमस्तिष्क अनुमस्तिष्क में संपर्क कट जाएगा तो इंसान लड़खड़ा कर चलेगा। दूसरा क्या है, जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि अब वो व्यक्ति कुछ बोल रहा है लेकिन वो बिना सोचे समझे बोल रहा है, क्योंकि इसका काम है सामान्य रूप से सोच समझ कर बोलना। ये क्योंकि इन दोनों के बीच में कनेक्शन था, तो हम जो बोल रहे हैं सोच समझ कर बोल रहे हैं कि अगले के ऊपर क्या असर होगा। लेकिन शराब पीने के बाद उस व्यक्ति को कोई होश नहीं है, अब जो वो बोल रहा है तो वो कुछ भी बोल रहा है, उसको कुछ याद नहीं है, और जो भी वो चाह रहा है उसके मन में आ रहा है वो बोलता जा रहा है। अब आप जानते हो बोलने का केंद्र कहाँ पर है, सेरिब्रम में, फ्रंटल लोब के पास। तो सेरिब्रम उस समय प्रभावित होगा, यानी अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि बोलने की क्रिया प्रभावित हुआ, शराब पीने के बाद बोलने की क्रिया प्रभावित, तो अगर बोलने की क्रिया प्रभावित हुआ और वो ठीक से बोल नहीं पा रहा है, उसके जबान लड़खड़ा रहा है, उसके जो मर्जी बोल रहा है, कौन प्रभावित होगा? तो बोलने की क्रिया प्रभावित हुआ शराब पीने के बाद तो सेरिब्रम होगा, उस समय आंसर होगा सेरिब्रम, और सेरिब्रम का मतलब प्रमस्तिष्क, उस समय अनुमस्तिष्क नहीं होगा। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा कि शराबी शराब पीने के बाद लड़खड़ाता है, कौन सा ब्रेन का हिस्सा प्रभावित हुआ, तो आंसर होगा सेरिबेलम। लेकिन अगर सवाल आएगा कि शराबी शराब पीने के बाद जो मन में आए बोल रहा है या उसके बोलने में स्पष्टता नहीं है, कौन सा अंग प्रभावित हुआ, तो ब्रेन का सेरिब्रम, क्योंकि सेरिब्रम में ही बोलने का केंद्र है, और ये कनेक्शन कट गया है तो सोच समझ के बोल नहीं पा रहा है। तो ये दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, आपको सावधानी से इन क्वेश्चनों को समझकर इसका आंसर देना है। यानी स्किलफुल कार्य, यानी स्किलफुल कार्य, यानी कह सकते हो कि पूरी तरह से जो स्पष्टता के साथ बोलना, सोच समझकर बोलना, किसी कार्य को करना है स्पष्ट रूप से करना, ये स्किलफुल कार्य को कराने में सेरिबेलम का बहुत बड़ा रोल है। और सेरिबेलम इस प्रकार से सुनने में,
सुनकर समझने में सेरिब्रम का सपोर्ट भी लेता है, और सामान्य रूप से चलने की क्रिया में, सोच समझकर बोलने की क्रिया में, और इसमें भी सेरिब्रम सपोर्ट करता है, सेरिबेलम सेरिबेलम का कनेक्शन होता है, और इस प्रकार से ये हमारे कार्यों को संपादित करता है। तो ये था सेरिबेलम के कार्य। अब एक पॉइंट और देख लो, इसमें ये जो पोन्स होता है, इसका जो ऊपर वाला केंद्र होता है ये पोन्स से जुड़ता है, इसका नीचे वाला बीच वाला केंद्र जो होता है ये इसमें मेडुला से जुड़ता है, और इस प्रकार से पिछले हिस्से में पाया जाता है। इसको पेडेंकल बोलते हैं। तो सुपीरियर पेडेंकल, मिडिल पेडेंकल, इंफीरियर पेडेंकल, ऐसे कुछ पेडेंकल नाम से भी दिए जाते हैं, जो पोन्स, मेडुला और बीच के हिस्से में जो ब्रेन का हिस्सा है, मिड ब्रेन का पोन्स का नीचे वाला पार्ट, इसमें जोड़ने में सब। बच्चों, ये जो सेरिबेलम का पार्ट है इसको 3 हिस्सों में दिखाया गया है जोड़ने के लिए। जैसे इसका पहला होता है सुपेरियर सेरिबेलर पेडेंकल। ये जो सुपेरियर सेरिबेलर पेडेंकल ऊपर का भाग है ये जाएगा मिड ब्रेन से, यानी यहां से जुड़ेगा, तो ये जुड़ जाएगा जाकर मिड ब्रेन से, मिड ब्रेन। दूसरा मिडिल सेरिबेलर पेडेंकल, जो बीच का इसका भाग है वो जाकर जुड़ेगा पोन्स से, तो बीच वाला भाग जुड़ेगा पोन्स। और तीसरा है इन्फेरियर, यानी निचला हिस्सा इन्फेरियर कहलाता है, इन्फेरियर सेरिबेलर पेडेंकल। तो इन्फेरियर जो पार्ट है इसका ये जुड़ेगा मेडुला ऑब्लोंगाटा से, तो ये जुड़ जाएगा मेडुला ऑब्लोंगाटा से। तो ये कुछ पेडेंकल बोलते हैं जो इसमें पाए जाते हैं, और ये 3 हिस्सों में जुड़ते हैं। पेडेंकल का मतलब क्षेत्र, तो इसका क्षेत्र किधर किससे जुड़ा हुआ है, तो ऊपर वाला क्षेत्र मिड ब्रेन से, बीच वाला क्षेत्र पोन्स से, और नीचे वाला क्षेत्र मेडुला ऑब्लोंगाटा। स्टूडेंट्स, आप लिम्बिक सिस्टम को पढ़ोगे, ये 4 ब्रेन का पार्ट है। लिम्बिक सिस्टम क्या है सबसे पहले ये देखना है। तो ये जैसे हमारा ब्रेन है, इस ब्रेन में फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल 4 लोब 4 ब्रेन के पार्ट में है। तो टेम्पोरल लोब से जुड़े हुए, यानी ब्रेन के मध्य क्षेत्र में, जैसे सपोज करो कि संतरा है, उसके बीच में उसके फल में सीड छिपा हुआ है, वैसे ही ये जो लिम्बिक सिस्टम है इसमें से कुछ संरचनाएं अब तक आपको दिखाई नहीं दिया है, क्योंकि ब्रेन के ट्रांसवर्स सेक्शन या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में वे संरचनाएं नहीं दिखाई देते, बट वो ब्रेन के मध्य क्षेत्र में, यानी 4 ब्रेन के पार्ट के आंतरिक हिस्से में ये पाए जाते हैं। तो कौन कौन से हैं देखो। लिम्बिक सिस्टम किससे किससे मिलकर बना हुआ है, तो ये बना हुआ है लिम्बिक लोब यानी टेम्पोरल लोब के पार्ट, इसी के निचले हिस्से में पाए जाने वाले हिपोकैम्पस, एमिगडेला एंड हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ये सभी संरचनाएं मिलकर के बन जाते हैं लिम्बिक सिस्टम। इसमें से आपने पढ़ चुके हो टेम्पोरल लोब को, आप पढ़ चुके हो हाइपोथैलेमस को, आप पढ़ चुके हो थैलेमस को। अब आपको देखना है हिपोकैम्पस और एमिगडेला क्या है। ये 2 महत्वपूर्ण नाम है। हमारे जीवन से संबंधित बहुत सारे कार्य, खुशी का
गम का, एक्साइटमेंट का, मोटिवेशन का, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलने का, ये जो सभी कार्य हैं ये इनके द्वारा संपादित होता है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है ब्रेन के पार्ट का। अब हम एक डायग्राम बना रखे हैं, इसमें ये संरचना कॉर्पस कलोजम का है, ये थैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ मेमोरी बॉडी और पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह जो आप पूरे जानते हो। अब देखो इसके जो निचले हिस्से में, यानी ये जो संरचना बने होते हैं ये दोनों हिपोकैम्पस और एमिगडाला, ये टेम्पोरल लोब के हिस्से में पाए जाते हैं, टेम्पोरल लोब के हिस्से में पाए जाते हैं ब्रेन के मध्य क्षेत्र में। और टेम्पोरल लोब के जो एरिया होता है उस एरिया से सटा हुआ ये एमिगडाला और हिपोकैम्पस पाए जाते हैं। अब देखिए ये जो संरचना आप देख रहे हो, ये दो आलमंड शेप यानी बादाम की आकृति का आलमंड शेप जो संरचना है, इस आलमंड शेप संरचना को यहाँ पर एमिगडाला कहते हैं। तो इस क्षेत्र में जो आलमंड शेप संरचना है यानी बादाम के आकृति का संरचना है, इस बादाम के आकार के संरचना को ही एमिगडाला कहते हैं। आलमंड शेप यानी बादाम की आकृति के नाम से ही इसका नाम एमिगडाला पड़ा, आलमंड शेप से एमिगडाला नाम पड़ा है। ये देखने में बादाम की आकृति के और इसकी संख्या एक जोड़ी, मनुष्य में इसकी संख्या एक जोड़ी, और ये जो होते हैं ये ठीक हाइपोथैलेमस और थैलेमस इन दोनों संरचनाओं के हिस्से के निचले हिस्से में पाए जाते हैं। अब यहाँ से देखो एक ऐसी संरचना है जो इसके मध्य क्षेत्र से होता हुआ, जो आपको ट्रांसवर्स सेक्शन में दिखाई नहीं दिया था, इससे होता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा है, इसे हिपोकैम्पस कहते हैं। हिपोकैम्पस जो है इसकी भी संख्या इंसानों में एक जोड़ी है, एक जोड़ी, और ये दोनों साइड के सेरिब्रल हेमिस्फीयर में इधर एक, दो साइड में दो होंगे, तो टेम्पोरल लोब के दोनों क्षेत्र में एक एक होते हैं। तो इसकी भी संख्या एक जोड़ी और इसकी भी संख्या एक जोड़ी, दोनों की संख्या एक एक जोड़ी। तो दो संरचनाएं आपने देखा, एमिगडाला और हिपोकैम्पस। अब इसी को अलग से हिपोकैम्पस को दिखाया गया है। एमिगडाला तो आपने देख ही लिया कि सर ये थोड़ा सा हल्का रेडियस कलर का होगा, और आलमंड शेप तो ये इसका आकार है, तो ये आकार हो गया एमिगडाला का, और इसकी संख्या एक जोड़ी। अब इस हिपोकैम्पस को यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ दिखाया गया है। ये हिपोकैम्पस इस प्रकार से मुड़ करके आगे की ओर बढ़ता है और एक छोटा सा लूप जैसा संरचना बनाता है। इसका कोई एक्स्ट्रा नाम नहीं है, इस पूरे संरचना को ही हिपोकैम्पस कहते हैं। इन संरचनाओं को अलग अलग नाम से नहीं पुकारा जा रहा है। ये जो हिपोकैम्पस है ये मस्तिष्क के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ख़ासकर जीवन में स्टूडेंट लाइफ के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं इसके कार्य की बात करूं कि हिपोकैम्पस का क्या कार्य है, तो इसका महत्वपूर्ण कार्य है शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलना। यानी हम जो आज याद कर रहे हैं वो कल भूल जा रहे हैं, लेकिन अगर हम किसी चीज़ को याद करने के बाद वो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म यानी जीवन भर के लिए याद हो जाए, तो वो हिपोकैम्पस के कारण होगा। तो इसका कार्य है शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी को ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदल देता है, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होगा उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये बदलने का कार्य करेगा। ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट और प्रिमिटिव कार्य है इसका, एमिगडाला। और एमिगडाला के कार्य देखो, अब एमिगडाला के कार्य देखोगे तो ये जुड़ा हुआ है हैप्पीनेस यानी इंसानों की खुशी उसके मस्तिष्क में बसता है,
और हैप्पीनेस जो होती है वो छोटे बच्चों को एक खिलौने से मिल जाता है, और बड़े आदमी को जितने पैसे मिले उसके बाद भी उसके हैप्पीनेस कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि उसकी जो एक केमिकल डिसइम्बैलेंस ही हो गया है वो उसकी क्रिएटिविटी को डिस्टर्ब कर रहा है। अदरवाइज इंसान छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढ सकता है, और खुशी जो होती है, आंतरिक खुशी जो होती है, वो एमिगडाला के कारण हमें मिलता है। तो हैप्पीनेस का कारण है एनेक्सिटी, एनेक्सिटी। इसके अलावा एंग्रीनेस, एंग्रीनेस यानी गुस्सा। इस एनेक्सिटी का मतलब प्रोत्साहन होता है, उत्साह होता है, उत्साह, गुस्सा। इसके बाद इमोशन, इमोशन जो होता है यानी एक प्रकार का लगाव किसी चीज़ से या जुड़ाव, इमोशनली, ये इमोशन इसके कारण उत्पन्न होता है। और इसके कारण सेल्फ मोटिवेशन भी होता है, सेल्फ मोटिवेशन। कभी कभी आप देखना कि आप कभी कुछ काम करते करते, पढ़ने के बाद या पढ़ते पढ़ते आपने पढ़ाई बंद कर दिया कुछ दिनों के लिए, और आपका मन नहीं लग रहा होगा या किसी कारण से, तो आपके अंदर से एक आवाज़ आता है कि यार पढ़ लेना चाहिए, पढ़ने में फ़ायदा है, लाइफ इससे ही बनेगा। तो ये जो अंदर से आवाज़ आता है, ये अंदर से जो आवाज़ है, ये मोटिवेशन फॉर्म में आ सकता है, और ये सेल्फ मोटिवेट। या कोई इंसान ठान लेता है कि आज से मैं ये ठान लेता हूँ कि मैं ये काम करके रहूँगा, अच्छा काम है और इसे मैं ज़रूर करूँगा, और उसके अंदर में जो एक्टिविटी है, जो डेवलपमेंट है, वो एमिगडाला के कारण, यानी स्वतः ही प्रोत्साहन देने वाला इस दुनिया में अगर कोई है तो एमिगडाला है। तो एमिगडाला का क्या क्या काम है देखो, खुशी देना, उत्साह देना, गुस्सा इसके कारण आ सकता है, लेकिन ये गुस्सा भी अलग तरह का होता है। गुस्सा का मतलब क्या, लड़ना झगड़ना, गुस्सा वो अलग है। एक गुस्सा ऐसा होता है कि भाई आज जैसे मैंने कुछ चीज़ करने के लिए एक तरह का जोश अपने मन के अंदर उत्पन्न कर लिया, और वो जोश जो होता है उसके कारण आपने कुछ दुनिया में कर बदलने की ठान ली, तो ये जो गुस्सा होती है, ये जो करने की इच्छा होती है, इसमें सपोर्ट करेगा। मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, आप ढीले ढाले हो और आप पढ़ाई करने बैठे और मन नहीं कर रहा, फिर भी आपने 1-2 घंटे पढ़े, फिर रख दिए किताब। लेकिन अगर आपने सोचा कि मुझे स्कूल में ही नहीं पूरे राजस्थान में और पूरे इंडिया में टॉप होना है, तो आपने उसके लिए अलग तरह से मेहनत करना शुरू किया। तो आप जब चेयर पे बैठोगे पढ़ने के लिए, तो आपको उस समय बहुत कष्ट जरूर होगा, लेकिन उस कष्टों में भी आप ठान लिए हो कि मुझे कुछ करना है, तो जो एक प्रोत्साहित जो एक एक्टिविटी है वो आपको ये प्रदान करेगा। इमोशन तो है ही, लगाव, और सेल्फ मोटिवेशन देने में ये सपोर्ट करता है। तो एमिगडाला का इतने इंपॉर्टेंट कार्य हैं, और हिपोकैम्पस के कारण आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदल जाता है। तो बच्चों, ये संरचना मस्तिष्क के अंदर धंसा रहता है, इस कारण से आपको ये संरचना दिखता नहीं है, यानी मस्तिष्क के अंदर ये धंसा हुआ है। सभी यहाँ पर जो भी आपको एमिगडाला और हिपोकैम्पस की बात कर रहा हूँ, ये पाया जाएगा टेम्पोरल लोब के क्षेत्र में, टेम्पोरल लोब के क्षेत्र में। तो टेम्पोरल लोब के क्षेत्र से ये फैला हुआ है और ब्रेन के आंतरिक हिस्से में धंसा हुआ है। तो इस प्रकार से ये जो संरचना आप देख रहे हो, ये दो नाम एमिगडाला और हिपोकैम्पस, ये लिम्बिक सिस्टम को निर्माण करता है। तो लिम्बिक सिस्टम में आपने देखा कि लिम्बिक सिस्टम का तात्पर्य है कि जिस सिस्टम में टेम्पोरल लोब के एरिया, हिपोकैम्पस, एमिगडाला, हाइपोथैलेमस और थैलेमस शामिल हो। तो एमिगडाला और हाइपोथैलेमस ये दो भी आप सीख चुके हो, यानी ये सभी संरचनात्मक कड़ी जो है ये लिम्बिक सिस्टम के निर्माण में मदद करते हैं। इसके अलावा भी कुछ संरचनाएं इनको सपोर्ट करते हैं लिम्बिक सिस्टम को बाहर से, जैसे बेसल न्यूक्लियाई है, RAS नाम की एक संरचना है, और भी तमाम तरह के ब्रेन के और पार्ट्स हैं जिनको अभी रिसर्च होना बाकी भी है, जिनके बारे में दुनिया को अभी पता नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी संरचनाएं इस लिम्बिक सिस्टम को सपोर्ट करता है, और इंसान जो भी चीज़ मन में ठानता है, अपने हिसाब से करना चाहता है, उसे वो पूरा कर लेता है। तो बच्चों, एक बार देख लो, क्या देखा आपने कि लिम्बिक सिस्टम इन संरचनाओं से बना होता है। लिम्बिक सिस्टम पाए जाते हैं टेम्पोरल लोब के निचले हिस्से में, और ये ब्रेन के अंदर की तरफ धंसा होता है, इसलिए डायग्रामेटिक रूप में आपको दिखता नहीं है, अलग से दिखाने पर यह दिख रहा है। और इसमें बादाम की आकृति की संरचना को एमिगडाला कहते हैं। इसका संख्या 1 जोड़ी इंसानों में। इसका कार्य खुशी, उत्साह या प्रोत्साहन, एंग्रीनेस, लेकिन ये एक तरह का स्पेसिफिक एंग्रीनेस होगा, इमोशन और सेल्फ मोटिवेशन, स्वयं को स्वयं
उत्साहित या प्रोत्साहित कर लेना, ये एमिगडाला का दायित्व है। और हिपोकैम्पस ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदल देता है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी में अगर कोई चीज बदल गया तो फिर आपके हमेशा हमेशा के लिए वो काम आने वाला है। और इस प्रकार से ये दोनों संरचनाएं आपके लिम्बिक सिस्टम के रूप में ब्रेन और ब्रेन से संबंधित कार्यों में और हमारे जीवन से जुड़े हुए कार्यों में सपोर्ट करते हैं।